नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद जो सम्राट सरकार कही जा रही है, बनने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाराजगियां रही या मायूसी रही और जेडीयू के अंदर नाराजगी, सबसे ज्यादा मुख्य बिंदु केंद्र जो बने रहे इस बीच, वह नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार थे। नीतीश कुमार के सम्मान में जेडीयू के अंदर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ और ना ही कोई बैठक हुई सम्राट चौधरी के शपथ लेने से पहले, जबकि जेडीयू की बैठक होनी थी। कहा जा रहा था निशांत कुमार के नाराजगी के बाद यह सब हुआ और निशांत कुमार सरकार का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने कहा कि हमारे पिता के साथ जिसने धोखा दिया वैसी सरकार का मैं हिस्सा नहीं बन सकता। तो निशांत कुमार आज जेडीयू के दफ्तर पहुंचे और जेडीयू के दफ्तर पहुंचने के बाद वहां चहल पहल होने लगा और निशांत कुमार ने कहा कि मैं बिहार दौरा करना चाहता हूं और कार्यकर्ताओं से मिलना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, मैं सरकार का हिस्सा नहीं। यानी कि लीपापोती करने की एक कोशिश की गई कि जो बातें उठ रही हैं कि जेडीयू के अंदर नाराजगी तो इतनी है कि निशांत कुमार एक इशारा अगर कर दे तो 85 विधायक जेडीयू के सम्राट चौधरी की सरकार से अलग हो जाएंगे। यह तो साबित हो गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि सम्राट की सरकार निशांत के एक इशारे पर 85 विधायक गिरा देंगे, यह तय है। ऐसे में अब जो भी आगे होगा वह होगा, लेकिन दो लोग डिप्टी सीएम जेडीयू से और एक सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी कोटे से सीएम बन गए हैं, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं है, मायूसी तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब बिहार कैसे चलेगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। जबकि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद बिहार का खजाना खाली है और मजदूरों को नहीं मिला है, सैलरी नहीं मिली है, कर्मचारियों को नहीं मिला, अधिकारियों को नहीं मिला, विधायकों को नहीं मिला और पेंशन भी नहीं मिला। खजाना पूरी तरह से खाली है। 4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, 63 करोड़ रुपए रोज का और 23,000 करोड़ रुपए महीने का कर्ज भरना पड़ता है और वेतन देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। कैसे चलाएंगे सम्राट चौधरी? एक चुनौती सम्राट चौधरी के पास है। ऐसे में केंद्र के अंदर मोदी सरकार फंस गई हुई है। नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंच चुके हैं और विशेष सत्र शुरू हो चुका है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार घिर गए हैं। जो महिला आरक्षण बिल के नाम पर और महिला आरक्षण बिल के पीछे छिप करके मोदी सरकार जो परिसीमन करना चाह रही है, वह पर्दाफाश हो गया है। जो एक सपना था कि भारत देश के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे, वह सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए के पास बहुमत नहीं है। साउथ के अंदर तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, पांडिचेरी हो, केरल हो, इन सभी में विरोध और काले झंडे आज फहराए गए। हर घर पर काला झंडा, काला कपड़ा पहन करके लोगों ने विरोध किया और इस विधेयक की प्रतिलिपि को जलाया वहां पर। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, जो साउथ से आते हैं और वह इस बिल का समर्थन किए हैं। तो ऐसे में विरोध तो लाजमी है। खूब सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हो रहे हैं साउथ के अंदर चंद्रबाबू नायडू कि तुम्हारे प्रदेश में सीटें कम हो रही है और तुम सरकार को समर्थन दे रहे हो, कितने में किया सौदा, यह चंद्रबाबू नायडू के ऊपर आरोप लग रहा है। अब ऐसे में इस विधेयक को जब चर्चा करने के लिए हुआ, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के पास वह बहुमत नहीं मिला। 293 सांसद एनडीए गठबंधन के हैं और 293 में 6 सांसदों ने वोट नहीं किया। वह 6 सांसद किसके साथ है? यानी कि विपक्ष के साथ है क्या, सरकार के साथ नहीं है? क्योंकि सरकार की संख्या लगातार घटती जा रही है। अब इसमें सवाल है कि आखिर वह 6 कौन थे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और एकजुट होकर के जंग छेड़ा हुआ है। 250 सांसदों की ताकत इंडिया गठबंधन के पास मौजूद है और 250 सांसदों का ताकत भी दिखा रहा है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो बैठक हुआ, उसमें चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे स्टालिन की डीएमके हो, चाहे
वह असुद्दीन ओवैसी ने भी समर्थन दिया है। दूसरा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, शरद पवार की एनसीपी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, इन सब ने साथ दिया है, एकजुट हो गए कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। अब अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी सरकार को समर्थन दे भी देते हैं तो 65 सांसदों का तकरीबन कमी मोदी सरकार को होगी, जो विपक्ष से चाहिए, और विपक्ष ने समर्थन देने से इनकार कर दिया है, यानी कि यह बिल पास नहीं होगा। इसमें मोदी सरकार ने एक बहुत चतुराई से जालसाजी की पार्लियामेंट के अंदर चर्चा से पहले, कि 3 बिल एक साथ चर्चा पर ला करके खड़ा कर दिया। परिसीमन के लिए, महिला आरक्षण के लिए और बाकी जो भी 3 विधेयक एक साथ। अब विपक्ष का यह कहना है कि महिला आरक्षण तो आपने 2023 में पास कर लिया था, आपको 33% देना है तो 33 की जगह आप 35% दे दीजिए। जो लोकसभा में 543 सीटें हैं उसमें आप दे दीजिए महिलाओं को आरक्षण। तो मोदी सरकार उसमें नहीं दे रही है। अब कह रही है कि हम इंप्लीमेंट करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे, यानी परिसीमन करके उसके बाद देंगे। उसमें महिलाओं को कम, पुरुषों को ज्यादा दिया जा रहा है। और इसमें साउथ की सीटों को के अनुपात को कम किया जा रहा है, और हिंदी भाषी जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, सरकार है, और जहां जहां पर चुनाव आयोग ने एसआईआर करा दिया है, वहां पर सीटें भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ करके बढ़ा रही है, 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ा रही है, और साउथ के अंदर कम कर रही है। ऐसे में विरोध हो गया और चंद्रबाबू नायडू टोल हो गए। अब कहा यह जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू का जिस तरीके से विरोध शुरू हो गया है और साउथ जिस तरह से हंगामेदार हो रहा है, सड़कों पर लोग दिख रहे हैं, उससे मोदी सरकार की तो नींद उड़ेगी ही, चंद्रबाबू नायडू बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं, जो आंध्रा के अंदर बुरी तरह से फंस जाएंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को गद्दार शब्द से भी नवाया जा रहा है, लेकिन वह इस सरकार के हिस्सा हैं और समर्थन का ऐलान कल ही किया था। लेकिन वोटिंग के वक्त वह अपना समर्थन वापस ले लेंगे या समर्थन देंगे, या कल 4 बजे वोटिंग के वक्त पता चलेगा। लेकिन मोदी सरकार लोगों, विपक्ष को समझा पाने में और एकजुटता दिखा पाने में असफल हुई, और जालसाजियों का बवंडर लोकसभा में भारती रही। लोकसभा के अंदर विपक्ष हंगामेदार है और विपक्ष सतर्क भी है। अब सभी सांसद कल जब पार्लियामेंट में आएंगे, इंडिया गठबंधन के, जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है तो सांसद सब तृणमूल कांग्रेस के अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तमिलनाडु में 23 तारीख को चुनाव है तो डीएमके के सभी प्रचार प्रसार में लगे। अब देखना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साउथ के सांसद हैं, जैसे तेलंगाना के या फिर कर्नाटक के, तो वहां पर विरोध हो रहा है, तो वह अपने हक की लड़ाई के लिए वोट नहीं देंगे मोदी सरकार को, या भाजपा के हैं इसलिए वोट दे देंगे। अगर भाजपा के हैं इसलिए वोट दे देंगे तो उन्हें अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने में दिक्कतें आएंगी, तो फिर वह मुश्किल में पड़ सकते हैं, उनका बहुत विरोध हो सकता है वहां, जिससे उनकी राजनीति खत्म हो सकती है, और वहां के लोगों को वह सहूलियत और सम्मान मोदी सरकार देती भी नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार इस बिल में खुद के लोगों से भी फंस गई है, उनके भी लोग नहीं देंगे। जैसा कि मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन के 293 सांसद होने के बावजूद भी उसको 293 वोट नहीं मिले, 187 मिले। अब तीनों बिलों पर एक साथ 3 बार एक ही बार वोटिंग कराना, यानी कि लोगों को कंफ्यूज करने के बराबर है यह चीज। 3 बिल 3 दिन वोट हो जाने चाहिए थे, लेकिन एक ही साथ कराना और एक ही साथ चर्चा करना, एक धोखा और जालसाजी जो मोदी सरकार की है वह खुल करके सामने आई, लगातार दे रही है। अब ऐसे में जो अमित शाह सोच रहे थे कि मोदी के बाद हम पीएम बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, वोट चोरी होगा ही और हमारा कब्जा होगा सब पर, वह सपना टूट रहा है। यह कार्य भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी।
अब दूसरी चीज यह कि चंद्रबाबू नायडू असमंजस परिस्थिति में है कि अब इनके ऊपर आरोप खुलेआम लगने लगा है कि आप पैसे ले करके आंध्रा को बेच रहे हो, ये हम होने नहीं देंगे। तो यह चीजें चंद्रबाबू नायडू को भारी पड़ सकती है। तो कल उनका मूड किस दिशा में जाता है यह महत्वपूर्ण है। फंस गए हैं बुरी तरह। अब बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भले ही यह कह दिए हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसलिए नहीं बने कि हमें बिहार का दौरा करना है, राजनीति को समझना है, अभी मैं नया हूं। लेकिन निशांत कुमार के एक बयान ने सब कुछ लोगों को समझा दिया है कि निशांत कुमार ने जो यह कहा कि हम ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते जिसने हमारे पिता के साथ धोखा किया है, यह बात नीतीश कुमार को भी झकझोर रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और अब 3 दिनों के बाद निशांत कुमार नजर आए हैं कैमरे पर। 3 दिनों के बाद जेडीयू का दफ्तर खुला है, उसमें लोग आए हैं, नहीं तो इसके पहले तो 3 दिनों तो पूरा सन्नाटा था। एकदम काहे सन्नाटा था भाई, नीतीश कुमार का सम्मान भी नहीं हुआ, विदाई भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि नाराजगी है। लेकिन एक संकेत यह है कि निशांत कुमार के साथ जेडीयू खड़ी हो गई है, सम्राट चौधरी के खिलाफ भाजपा में हो गया है, कोई खुशी कहीं किसी के पास नहीं है। ऐसे में बिहार की सरकार के सामने, सम्राट चौधरी के सामने एक चुनौती भी है, जो कि कर्ज के ढेर में बैठकर खजाना खाली लेकर के लोगों का सैलरी भी देना है, उधार हो गया, अब 2 महीने की सैलरी हो जाएगी। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए कि सरकार को संभाल पाना। और एक चुनौती है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद सम्राट चौधरी सीएम रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, यह भी एक नई चुनौती आ गई। तो ऐसे में मुश्किल में तो है सम्राट चौधरी, और भाजपा मानने को तैयार नहीं है। मोदी साहब गए नहीं उनके शपथ ग्रहण में और नीतीश कुमार चले। एक तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने शिकंजे में कस लिया है, बिहार सरकार को दबदबा अपना बना लिया है, सम्राट चौधरी को बना के कि नीतीश कुमार का सिक्का जमा रहेगा। लेकिन कितना जमा रहेगा, जो मोदी इतनी साजिश के तहत इंडिया गठबंधन को ठगने के लिए और इस देश पर कब्जा करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर संविधान संशोधन करना है, लेकिन जिस विपक्ष का वोट चाहिए उसी विपक्ष का सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते, उसकी बात नहीं सुनते, उसे गालियां देते हैं और वोट की मतलब अभिलाषा रखते हैं महिला आरक्षण बिल के पीछे छिपकर। लेकिन विपक्ष ने कह दिया कुछ भी कर लो भैया, कितना भी बदनाम कर दो, तुझे वोट तो नहीं दूंगा, इस बार तेरी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो अब विपक्ष और उसमें ठग लिया है और नीतीश और नायडू पर नजर बनी हुई है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।